तो संसद के कानून निर्माण प्रक्रिया संबंधी सारी चीज हमने जान ली थी। अब आज हम बात करेंगे कि संसद के अंदर हमने पढ़ा कि कोई भी विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन से फिर कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु जाता है। अब हम आज बात करेंगे, अगर मान लो दोनों सदनों में किसी कानून को लेकर के मतभेद उत्पन्न हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में कानून कैसे बनेगा उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लिए क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक है वो बुलाई जाती है और ये प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 108 में ये कहा गया है कि दोनों सदनों में अगर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर मतभेद किस स्थिति में उत्पन्न होगा, तो सबसे पहले देखिए कि अगर मान लो लोकसभा, ये मान लो लोकसभा है और ये राज्यसभा है। लोकसभा ने कोई कानून यहाँ से पारित कर दिया है, लोकसभा ने क्या कर दिया है, इस कानून को पारित करके कहाँ भेज दिया, राज्यसभा के पास भेज दिया है और राज्यसभा उसके ऊपर संशोधन कर दे, यानी जो लोकसभा ने भेजा उस पर क्या कर दे, वो संशोधन कर दे, बदलाव कर दे, जो प्रक्रिया के तहत जो कानून बना था लोकसभा में उसमें बदलाव करने का काम शुरू कर दे, या फिर 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं करे, 6 माह तक वो विधेयक पड़ा रहे, ना राज्यसभा उसके ऊपर कोई कार्यवाही करे और ना लोकसभा को कुछ कहे, तो ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा, मतभेद माना जाएगा। और इस मतभेद को मिटाने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है कि अगर मान लो लोकसभा से कोई कानून पारित हुआ, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा उसमें संशोधन कर दे या 6 महीने तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करे, तो राष्ट्रपति क्या मानता है कि इस विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में क्या है, मतभेद, और इस मतभेद को मिटाने के लिए क्या बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 108 के अंदर। संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करता है, तो संयुक्त बैठक बुलाने का काम राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है कि जो विधेयक के ऊपर मतभेद हुआ है उस विधेयक को, उस मतभेद को दूर करने के लिए ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यहाँ तक आपकी समझ आ गया कि संयुक्त बैठक क्यों बुलाई जाती है। अब देखिए संयुक्त बैठक के अंदर क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो संयुक्त बैठक हमेशा राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक 7 और दी फॉर्म भरने के लिए नियम। अब देखिए संयुक्त बैठक है वो हमेशा किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा। ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 108 के अंदर। दूसरी बात आ रही है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये बात अनुच्छेद 118 में लिखी गई कि संयुक्त बैठक है बुलाने का काम राष्ट्रपति का, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का काम कौन करेगा, लोकसभा। संयुक्त बैठक का मतलब ये हो गया है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बुलाया जाता है, उस विधेयक पर चर्चा है। तो आगे मैं बताऊंगा, अभी तक 3 संयुक्त बैठक बुलाई गई है और 3 विधेयक पारित हुए हैं, वो सारी चीज चर्चा करेंगे। तो संयुक्त बैठक करने की अध्यक्षता हमेशा कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब मान लो आपको पूछ ले कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष, ये सब जानते हैं, लेकिन ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन करेगा, बता सकते हो। अगर
अगर लोकसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? गलत, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा? अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित नहीं है, ऐसी स्थिति में संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? फिर करेगा, मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपके सामने, उनमें से आपको एक आंसर सुनना है कि अगर मान लो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करना है, ये बात लिख दी, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, चलो ठीक है। लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों मौजूद नहीं है तो संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, या राष्ट्रपति द्वारा जो व्यक्ति है एक बनाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति। अब आप क्या करोगे? कौन करेगा बताइए? अब मान लो, वापस सुनना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो हमेशा ध्यान रखना संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता राज्यसभा का उपसभापति करता है। आप सभापति मत करके आ जाना, उपसभापति करता है। सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो अध्यक्षता संयुक्त बैठकों की नहीं कर सकता। लेकिन राज्यसभा सदन की अध्यक्षता सभापति करता है। राज्यसभा सदन की कोई कार्यवाही होती है उसकी अध्यक्षता हमेशा सभापति द्वारा होती है, लेकिन संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता की बात आती है तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति, और राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं है, तीनों ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई वरिष्ठ सांसद है वो करेगा। राष्ट्रपति जैसे नियुक्त करेगा, जो वरिष्ठ है, ज्यादातर जीत कर आया है, जिसको सदन के बारे में पूरी जानकारी है, वो करेगा इसकी अध्यक्षता। ठीक है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। और ये बात कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? अनुच्छेद 118 के अंदर ये बात लिखी गई है। अगली बात हम करें कि चलो अध्यक्षता हो गई, राष्ट्रपति ने बुलाने का काम कर दिया, लेकिन संयुक्त बैठक में किसी विधेयक को पारित करवाने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? तो आपके सामने मैं ऑप्शन रखूं कि विशेष बहुमत, ये बहुमत के प्रकार होते हैं, सामान्य बहुमत, 2/3 बहुमत। कौन सा बहुमत चाहिए अपने को? कौन सा बहुमत चाहिए संयुक्त बैठक में किसी विधेयक को पारित करवाने के लिए? विशेष बहुमत। ध्यान रखना, सामान्य बहुमत। बहुत सारे क्वेश्चन ये गलत करके आते हैं, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। बाकी किसी भी सदन के अंदर आप बात कर रहे हो तो वहां 2/3 बहुमत चाहिए। जैसे लोकसभा से कोई विधेयक पारित करवाना तो 2/3, राज्यसभा से पारित करना 2/3, लेकिन जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उस समय क्या है? उस समय सामान्य बहुमत चाहिए। उस समय क्या चाहिए? सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। वहां पर अपने को क्या चाहिए? सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत का मतलब ये हो गया है कि जितने सदस्य आ रहे हैं, जितने सदस्य उपस्थित हैं, उसके 50% प्लस एक अधिक। जैसे मान लो अपन बात करें कि लोकसभा में सदस्य कितने हैं अपने? 543। अभी वर्तमान में कितने हैं? 543। 543 क्यों है? इसका कारण बता सकते हो? पिछली लोकसभा में 545 थे, लेकिन इस बार 543 क्यों? मैंने बताया था कि 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, उसे अब मनोनीत नहीं किया जाएगा, हटा दिया गया। ऐसी स्थिति में कितने बचे? 543। राज्यसभा में कितने हो गए? 245। तो कितने हो गए? 5 3 8, 4 4 8 और 5 2 7। 788 का आधा कितना होगा? 700 का आधा 350। का आधा 44। कितने हो गए टोटल? 394, यानी 395 चाहिए। 395 बहुमत चाहिए। कितने सदस्यों का? 395 लोगों का बहुमत चाहिए अगर कोई संयुक्त बैठक बुलाई गई और उस विधेयक को पारित करवाना, तो इसे कहते हैं अपन सामान्य बहुमत, यानी जितने सदस्य हैं उसका सामान्य बहुमत। अब हो सकता है कि ये पूरे उपस्थित नहीं हो 788 में। 788 की जगह अगर मान लो 400 ही उपस्थित हुए तो 201 चाहिए। तो कितना चाहिए? 201। तो सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखना।
तो अपन एक बात और यहाँ ध्यान रखना, एक बात और अपन यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त बैठकों में ज्यादा किसकी चलेगी, लोकसभा की या राज्यसभा की, किसकी चलती है? ये आंकड़ा आपके सामने 395, यहाँ ज्यादा किसकी चलती है? ज्यादातर विधेयक लोकसभा। क्यों चलती? क्योंकि लोकसभा में सदस्य कितने हैं? अधिक है, 543, और बहुमत कितना चाहिए? 395। कितना चाहिए? 395, और इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 543। ऐसी स्थिति में ज्यादातर ऐसे विधेयक होते हैं जो लोकसभा की इच्छा पर ही आगे जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा की सदस्य कम है। लेकिन ध्यान रखना, दोनों सदनों की एक साथ वोटिंग होती है, अलग से कुछ नहीं होता है इसमें। तो सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है किसी भी विधेयक को पारित करवाने के लिए संयुक्त बैठक में। जबकि सदन में कोई विधेयक चल रहा है तो उस विधेयक के लिए कितना बहुमत चाहिए? हमें 2/3 बहुमत चाहिए। तो ध्यान रखना, इसमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। पहली बात हो गई कि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ध्यान रखना पहली बात। दूसरी बात, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में? 118 में। संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित है तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? तो किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी? सामान्य बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, संसद में 3 प्रकार के विधेयक होते हैं। कितने प्रकार के? संसद में विधेयकों के प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले होता है साधारण विधेयक, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक, एक होता है धन विधेयक। सामान्य रूप से ये 3 विधेयक लाए जाते हैं। इसके अलावा राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने हेतु विधेयक लाया जा सकता है और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है। जब हमने राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ी थी विधेयक संबंधी, उस समय मैंने बताया था। या फिर किसी राज्य को सीमा को परिवर्तित करने हेतु जो विधेयक लाया जाता है वो भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही लाया जाएगा। ये 3 विधेयक चलते हैं संसद के अंदर, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, धन विधेयक। अगली बात ये है कि संयुक्त बैठक है वो किस विधेयक पर बुलाई जाती है और किस पर नहीं बुलाई जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त बैठक किस प्रकार के विधेयकों पर ही बुलाई जाती है? तो संयुक्त बैठक हमेशा ध्यान रखना केवल और केवल साधारण विधेयक होते हैं उनके ऊपर ही बुलाई जाती है। संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, धन विधेयक पर नहीं बुलाई जाती है। जो साधारण प्रकार का यानी जो नया कानून अपन बना रहे, साधारण का मतलब ये होता है कोई चीज नहीं बना रहे, नया कानून बना रहे हैं, वो साधारण विधेयक में आएगा। संविधान संशोधन विधेयक का मतलब ये हो गया कि संविधान में कोई पहले से कानून बन रखा है और उस कानून को बदलना है या उस कानून को हटाना है तो वो किस में आएगा? संविधान संशोधन विधेयक में आएगा। धन विधेयक है ये देश के आय व्यय से संबंधित होता है और ये सबसे पहले अनुच्छेद 109 के तहत ये लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद में ये कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के पास 14 दिन का समय होता है। कितने दिन का? 14 दिन का समय होता है कि या तो उस विधेयक को पारित कर दे या फिर लोकसभा को वापस लौटा दे। अगर राज्यसभा 14 दिन तक उस विधेयक को पारित नहीं करे और 14 दिन तक लोकसभा को वापस नहीं लौटाए, यानी पारित भी नहीं करे और वापस भी नहीं लौटाए, ऐसी स्थिति होती तो धन विधेयक दोनों सदनों से क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। तो धन विधेयक से संबंधित ज्यादातर शक्तियां किसको है? लोकसभा को। राज्यसभा के पास नाम मात्र की शक्तियां आती है 14 दिन वाली, बस, ज्यादा इसके पास कोई अधिकार नहीं। ठीक है,
संविधान संशोधन विधेयक है वो कहीं पर भी लाया जा सकता है, यस, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे अपन बात करें कि संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, दोनों सदनों के अंदर ये लाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों से अलग अलग पारित होगा। तो ऐसी स्थिति में ही संविधान में बदलाव किया जा सकता है, अन्यथा संविधान में बदलाव नहीं होगा। ध्यान रखना एक चीज, संविधान में बदलाव करने हेतु हम जो विधेयक लाते हैं उसका नाम क्या है? संविधान संशोधन विधेयक। और आपको मैं बताऊं संविधान संशोधन कैसे होता है, पता आपको किस प्रकार किया जाता है संविधान संशोधन? पढ़ा था 12वीं क्लास में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में ये कहा गया है कि संविधान में बदलाव किस प्रकार होता है। तो संविधान में बदलाव के लिए क्या होता है, कोई भी विधेयक है वो आता है सदन में, एक सदन से, ज्यादातर जो संविधान संशोधन है वो संसद द्वारा ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 368 की जो पहली प्रक्रिया है उसमें ये कहा गया है कि ज्यादातर संविधान में जो बदलाव वो संसद ही करती है, लेकिन कुछ विशेष विधेयक ऐसे होते हैं जिसमें संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, दूसरी प्रक्रिया। तीसरी बात ऐसी होती है, कुछ विधेयक ऐसे होते हैं कि संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों की विधानमंडलों का बहुमत चाहिए, यानी संसद के दोनों सदन तो सहमत होने ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य हैं वहां से ये विधेयक बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी संविधान में बदलाव किया जा सकता है, अन्यथा संविधान में बदलाव नहीं हो सकता है। ये बात अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया में समझाई गई। अनुच्छेद 368 है वो क्या बात कर रहा है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो संविधान संशोधन विधेयक हमेशा ध्यान रखना, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है, दोनों सदनों में लाया जा सकता है। अब भाई रही बात साधारण विधेयक की, तो साधारण यानी कोई कानून बनाना है तो ये कानून हमेशा सरकार द्वारा ही प्रक्रिया शुरू होती है, सरकार ही कोई नए कानून बनाने का काम करती है। तो सरकार कहाँ बैठती है, किस सदन में? सरकार के ज्यादातर सदस्य होते हैं वो किस सदन के हिस्सा होते हैं? लोकसभा। किसके होते हैं? लोकसभा के। तो ज्यादातर कानून निर्माण की प्रक्रिया कहां से शुरू होती है? लोकसभा से ही पारित होता है। ये भी लोकसभा, ये भी लोकसभा, लेकिन ये जो है ये राज्यसभा या लोकसभा दोनों में कहीं पर भी लाया जा सकता है। अपन बात कर रहे हैं संयुक्त बैठक की, तो संयुक्त बैठक हमेशा ही साधारण विधेयकों पर ही बुलाई जाती है, ना संविधान संशोधन विधेयक पर बुलाई जाएगी, ना धन विधेयक पर बुलाई जाएगी। धन विधेयक पर क्यों नहीं बुलाई जाएगी, मैंने बता दिया आपको कि अगर लोकसभा से पारित होने के बाद वो राज्यसभा के पास जाता जरूर है, लेकिन राज्यसभा के पास समय कितना होता है? मात्र 14 दिन। या तो 14 दिन वो पारित कर दे, नहीं करे तो वापस लौटा दे, दोनों काम नहीं करे तो फिर अपने आप पारित माना जाएगा। इसके लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें क्या बात है कि कोई कानून में बदलाव करना है तो लोकसभा के बहुमत के साथ साथ 2/3 बहुमत और राज्यसभा में 2/3 बहुमत होना अनिवार्य है। अगर राज्यसभा लोकसभा 2/3 बहुमत से पारित कर दे और राज्यसभा उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करे तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन साधारण विधेयक के अंदर अगर कोई कानून पारित होता है तो लोकसभा से पारित होने के बाद 2/3 बहुमत से ही कहा जाएगा राज्यसभा के पास, और राज्यसभा के सदस्य या राज्यसभा सदन 6 माह तक उसके ऊपर कार्यवाही नहीं करे, या जो लोकसभा ने भेजा है उसमें बदलाव कर दे। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, दोनों में उस विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाता है। इस मतभेद को मिटाने के लिए ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आगे संयुक्त बैठक बुला ली, संयुक्त बैठक बुलाने के बाद बुलाई राष्ट्रपति द्वारा जाती है, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष नहीं मौजूद है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष ने एक बार की थी, अभी मैं आगे बात करूंगा कि जो अब तक 3 बैठकें हुई है, एक बार उपाध्यक्ष ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर उपाध्यक्ष मौजूद नहीं है तो कौन करेगा? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो राज्यसभा का सभापति। अगर ये तीनों ही मौजूद नहीं है तो फिर कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वरिष्ठ सांसद, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वरिष्ठ सांसद। ठीक है, अब वो लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा अगर तीनों नहीं है तो। ठीक है, अब ध्यान रखना अगली बात है कि जो संयुक्त बैठक है उसमें कोई विधेयक है वो उसके पारित होने हेतु कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो पारित होने हेतु कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। अगर सामान्य बहुमत से वो पारित हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, वो विधेयक आगे राष्ट्रपति के पास चला जाता है और राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है। राष्ट्रपति जैसे ही हस्ताक्षर करता है वो विधेयक क्या ले लेता है? कानून का रूप ले लेता है। ये संयुक्त बैठक की बात है।
अब आगे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए। अब देखिए संयुक्त बैठकें किन विधेयकों पर नहीं बुलाई जाती। संयुक्त बैठक संयुक्त बैठक है वो निम्न पर नहीं बुलाई जाती। सबसे पहले संविधान संशोधन विधेयक, दूसरी बात धन विधेयक, इन पर नहीं बुलाई जाती। तीसरी बात महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव क्या होता है पता है आपको? महाभियोग प्रस्ताव, महाभियोग किसके लिए लाया जाता है? राष्ट्रपति को हटाने के लिए। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग कहां लाया जाएगा? कहां लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा, लेकिन किस सदन के अंदर लाया जाएगा? लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी लाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? 2/3 बहुमत से वो पारित होना चाहिए। अब जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा पारित नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि संयुक्त बैठक बुला करके उनको पारित करवाए। लोकसभा पारित कर दे और राज्यसभा पारित नहीं करे, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नहीं हटेगा। ध्यान रखना, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है भारत के अंदर कि किसी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग उठा करके उसको पद से हटाया जाए, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। ध्यान रखना, महाभियोग प्रस्ताव के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं? तो मैंने आपको जब राष्ट्रपति पढ़ाया उस समय बताया था कि महाभियोग यानी राष्ट्रपति को पद से हटाने हेतु संसद के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में मनोनीत भी साथ लेते हैं। दूसरी बात हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने में विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ध्यान रखना, संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, और महाभियोग प्रस्ताव पर भी कभी भी संयुक्त जो बैठक है ये नहीं बुलाई जाती है। तो किस पर बुलाई जाएगी? तो ध्यान रखना, साधारण विधेयक पर। ठीक है, साधारण विधेयक पर ही संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब देखिए, अब तक है 3 बार ऐसा हो चुका है कि संयुक्त बैठक बुलाई गई। अगला प्रश्न पूछ लिया जाए कि संयुक्त बैठक हमने बात की कि अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये सारी चीज बात। ये विधेयक है, संयुक्त बैठक का विधेयक है, वो किस बहुमत से पारित होना चाहिए ये भी हमने बात की। किस विधेयक पर बुलाई जाती है और किस पर नहीं बुलाई जाती, यहाँ तक अपन पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या अब तक भारत में ऐसा हुआ है? बिल्कुल हुआ है, 3 बार हुआ है। कितनी बार? 3 बार। पहली बार संयुक्त बैठक बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी दहेज प्रतिषेध या दहेज निरोधक विधेयक कह सकते हैं आप, दहेज निरोधक विधेयक। इसको लेकर के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया। ये 1961 में बुलाई गई। कब? 1961 में दहेज निरोधक विधेयक को लेकर के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया। तो उस समय राष्ट्रपति ने क्या बुलाई थी? संयुक्त बैठक बुलाई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो अध्यक्षता हमेशा ध्यान रखना, उस समय लोकसभा अध्यक्ष थे अनंत साइनम अयंगर। अनंत साइनम अयंगर जो पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष भी थे। पहली लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, और उपाध्यक्ष थे अनंत साइनम अयंगर। लेकिन दूसरी लोकसभा जो 1957 में गठित हुई थी, 1957 से लगा करके 1962 तक चली थी, तो दूसरी लोकसभा के समय ये दहेज निरोधक विधेयक ये लाया जाता है और दोनों सदनों में क्या हो जाता है? मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में
भारत के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है 1961 में और इसकी अध्यक्षता उस समय के तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर ने की थी। दूसरी है बैंकिंग सेवा निरोधक बैंकिंग सेवा विधेयक प्रतिबंधित नहीं किया गया था। बैंकिंग सेवा से संबंधित विधेयक था, ये 1978 में बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े, ठीक है, इन्होंने की थी। कोदूर सदानंद हेगड़े पूरा नाम था, कोदूर सदानंद हेगड़े ने उस समय ये लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे और इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। फिर तीसरी बुलाई जाती है आतंकवाद निरोधक विधेयक, POTA, कोटा कहते हैं इसे। ये कब बुलाई जाती है? 2002 के अंदर, 2002 के अंदर बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता करने का काम किया था PM सईद, पदनाथ मोहम्मद सईद। ये उपाध्यक्ष थे, ध्यान रखना। ये क्या थे उस समय? लोकसभा के उपाध्यक्ष। PM सईद थे, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की थी 2002 के अंदर। ये आतंकवाद निरोधक विधेयक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा लाया गया था। उस समय इन्होंने क्या किया था? अध्यक्षता करने का काम किया था। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी कि जो पहली बार जब लाया गया था विधेयक, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति की बात कर लें तो राष्ट्रपति थे यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बार जब संयुक्त बैठक बुलाई, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, क्योंकि मोरारजी देसाई ने किसको राष्ट्रपति बनाया था? कब बनाया था? लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी से पहले कौन थे? क्योंकि 1979 में बने थे नीलम संजीव रेड्डी। ऐसी स्थिति में 1984 तक रहे थे, लेकिन ये बैठक कब बुलाई जा रही है? 1978 में। तो 78 में कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी से पहले कौन थे? वीवी गिरी थे। वीवी गिरी कब बने? 1969 से लगा करके 1974 तक। एक ट्रिक मैंने बताया था, राजू की राजा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। उसके बाद में कौन बने? फखरुद्दीन बने। फखरुद्दीन की मृत्यु कब हुई? 1977 में। 74 में बने, 1977 में मृत्यु हुई। फिर उस समय जो ये बुलाई गई थी 1978 में, तो उस समय 77 में चुनाव हो गया था और 77 में चुनाव हुआ था, नीलम संजीव रेड्डी आए थे मोरारजी देसाई के शासन में। तो कौन होंगे यहाँ पर? नीलम संजीव रेड्डी हुए। कार्यकाल देखो ना, नीलम संजीव रेड्डी। और 2002 के अंदर कौन थे राष्ट्रपति? 2002 में राष्ट्रपति कौन थे भारत के? के.आर. नारायण। इन्होंने इसकी बुलाने का काम किया था। ये राष्ट्रपति थे, इन्होंने इनको बुलाने का काम किया। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति हो गए। अध्यक्षता किसने की? तो इस समय ये लोकसभा के अध्यक्ष थे। कौन? अनंत सैनम अयंगर। ये भी लोकसभा के अध्यक्ष थे, जबकि ये लोकसभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इन तीनों संयुक्त बैठकों में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों ही संयुक्त बैठकों में उपस्थित रहे थे, और ये चीज मैंने आपको पहले बताया। एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों ही संयुक्त बैठकों में उपस्थित होने का काम किया, तीनों संयुक्त बैठक में ये उपस्थित रहे थे, एक ही हुए अभी तक, ऐसा कोई नहीं था। वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। जिसने तीनों ही संयुक्त बैठकों में क्या लिया था, भाग लिया। तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन का आपको पता रहना चाहिए कि तीन पर अभी तक कितनी संयुक्त बैठकें बुलाई गई है, तीन बुलाई गई है। पहली दहेज निरोधक विधेयक 1961 में बुलाई गई थी, दूसरी बैंकिंग सेवा विधेयक पर 1978 में बुलाई गई, तीसरी है वो 2002 में। अब इनकी अध्यक्षता कौन थी और राष्ट्रपति कौन थे, ये सारी चीज हमने पढ़ी। इसके बाद में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के ऐसे एकमात्र ऐसे व्यक्ति कौन है जो इन तीनों ही संयुक्त बैठकों में उपस्थित रहे थे। तो एक व्यक्ति थे केवल, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1961 वाली में भी भाग लिया, 1978 वाली संयुक्त बैठक में भी भाग लिया और 2002 वाली भी संयुक्त बैठक में भाग लिया। तो ये थी हमारी संयुक्त बैठक। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में बात करेंगे हम संसद की भाषा, संसद की संसदीय प्रक्रिया, उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।